नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत चलती रहेगी मदरसों में पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है। यदि जनहित याचिका का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मदरसों को गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा जैसे मुख्य विषयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका उपाय मदरसा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को रद्द करना नहीं होगा। राज्य ने कहा है कि ये सुनिश्चित करना एक वैध सार्वजनिक हित है कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले जो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त योग्य बनाती है। यहाँ बता दें, गौरतलब है कि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मदरसों की तरफ से कहा है कि यहाँ कुरान को सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ के वकील हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। तो आइए इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका अध्ययन करेंगे। डिसीजन अभी जो 1 घंटे पहले आया, अभी हमने प्राइमरी लेवल उसको देखा तो ये हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको उस पर स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडेंस होगा उसको हम ज़रूर लागू करेंगे और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडेंस है उसको लागू करने से जो भी राहत हमारे मदरसा सिस्टम को मिलेगी, निश्चित तौर पर ज़रूर पहुंचेगी। मदरसा शिक्षा के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पूरी सकारात्मक तरीके से हमारी योगी सरकार अपने अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को के लिए वचनबद्ध है। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं इस फैसले के बाद मदरसे से जुड़े सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने युक्ति कही थी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए मदरसे लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे इसी रूप में काम करते रहेंगे। उधर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्टे दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के मदरसा एक्ट के सिलसिले में ऑर्डर को, वो हम समझते हैं एक तारीख़ी और एक हिस्टोरिकल जजमेंट है और हम सब लोग उसको वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो 16 लाख बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद से फिर से शुरू किया जा सकेगा। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास, महासचिव शिया मुस्लिम लॉ बोर्ड हैं, साथ ही गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षिका भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो पहले आप ही से अब्बास जी मैं यही जानना चाहूँगी, जो ये आज अंतरिम रोक लग गई है, राहत तो महसूस की जा रही है,
ज़रूरी भी थी, क्योंकि एक तरफ लेकिन यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, वो अपने आप सामने आ गया है। कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के रुख को आप? देखिए, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से मुबारकबाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। इस फैसले से पूरे उत्तर प्रदेश से मदरसा से जुड़े तमाम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि 22 मार्च का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और मदरसे को की मुल्क की आज़ादी में मदारिस अरबिया का अहम योगदान रहा और डायरेक्ट उठा के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया, जबकि उसमें लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, हजारों असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं और सब डायरेक्ट सबकी रोटी रोजी थी वहां से। वो सब बाकायदा सरकारी पैसे मिलते थे उनको वहां से। आप अगर से किसी के खिलाफ हैं, मैं मानता हूं कि कुछ मदारिस अरबिया ऐसे हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, तो लिहाजा सरकार जांच करे उनकी। और आपने एक ही लाठी से सारे मदारिस अरबिया को हाँक दिया, लिहाजा कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने देश की इसके ऊपर स्टे देके बहुत शानदार काम किया है और मैं एक दफा फिर उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप स्वागत। गीता भट्ट, जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है, खुद हम देख रहे थे इस पूरे मामले में किस तरह से कहा यह जा रहा है कि कुरान एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पढ़ाई जा रही थी। आप किस तरह से देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे आने वाले समय में भी दो पक्ष हैं जिन पर कि इस बात को देखेगा, जो मदरसा में जो पढ़ाई चल रही है उसको देखकर। एक तो है, वो है व्यवस्था के आधार पर या व्यवहारिक आधार पर कि 17 लाख या 16 लाख बच्चे हैं, 10,000 टीचर हैं, उनको एक नए जो है विद्यालय में उनको शिक्षा के लिए भेजना किस प्रकार से होगा। और दूसरी तरफ जो विषय है वो है जो मूल विषय है कि इसको आप सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार से देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से मदरसा एक्ट के अनुसार पहली बात तो ये है कि जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस विषय को उठाया कि ऐसा क्यों है कि ये सारे मदरसे जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर क्यों जो है चल रहे हैं, जबकि इनको जो बाकी जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में चलते हैं वो वहां के माइनॉरिटी बोर्ड जो है उसके अंतर्गत चलते हैं। तो ये विशेष रूप से मदरसों को ही क्यों माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर चलाया जा रहा है। तो कई बड़े मूलभूत प्रश्न हैं और यह भी बात जो है सुनवाई के दौरान आई कि वहां की जो पढ़ाई है वहां मूल रूप से वहां कुरान की पढ़ाई होती है और वहां एक धर्म विशेष की पढ़ाई होती है और गणित या और ऐसे कोई भी जो विषय है उनकी जो पढ़ाई है वो ना के बराबर है। तो चलिए, आप ये कह रही हैं ना के बराबर है। शायद जिस तरह से अब्बास साहब कह रहे थे, कुछ मदरसों में ऐसा हुआ होगा जब सर्वे हुआ था 2022 में, उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है क्या कि जो जनहित याचिका जब इस तरह से पूरा मामला उठा, अब्बास सर आप ही जरा समझा दीजिए कि ये जिस तरह से गीता जी ने सवाल उठाया है, उनके जो संशय हैं उनको दूर कीजिए। देखिए, मदारिस में खाली कुरान नहीं पढ़ाया जाता। मदारिस अरबिया के बच्चे आज IAS हैं, IPS हैं, गवर्नर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। तो सवाल है कि खाली कुरान पढ़ के IAS हो सकता है, खाली कुरान पढ़ के IPS हो सकता है, खाली कुरान पढ़ के गवर्नर्स हो सकता है? ये बड़े अफसोस की बात है कि एक खास चश्मा लगा के मदारिस अरबिया को देखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि मदारिस अरबिया में और तमाम पढ़ाई होती है। मैं भी कितने मदारिस अरबिया से वाबस्ता हूँ, कितने बच्चे हैं जो मदारिस में तालीम हासिल करते हैं और पैरेलल वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में या और दूसरे कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं। मदरसा उसको अलाउ करता है और जो मदरसा खुद सहूलत दे सकता है वो मदरसा खुद भी सहूलत देता है। अभी मैं एक ऐसे मदरसे का मेंबर हूँ जहाँ के ऊपर बाकायदा ये ऐलान हुआ है, इसी साल से ये ऐलान हुआ है कि जो बच्चा मदरसे में दाखिला लेगा उसको अंग्रेजी मस्ट होगी उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखें, हिंदी सीखें और दूसरी लैंग्वेज सीखें। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको ज़हन से निकाल देना चाहिए है।
कि खाली मदरसे में कुरान पढ़ने के वास्ते आ रहे हैं या धर्म और मजहब सीखने के वास्ते आ रहे हैं। एक बार आप मदारिस अरबिया के दरवाजे खुले रहते हैं, एक बार जिन लोगों को शंका है वो कम से कम मदारिस अरबिया में जाएं और जाके देखें कि वहां के ऊपर क्या पढ़ाई होती है, और जब पढ़ाई हो तो वहां पर देखें कि क्या वहां के ऊपर सिर्फ और सिर्फ देश की वो बातें बताई जाती हैं जिससे लोग देश से दूर हों, या वो बातें बताई जाती हैं जिससे लोग देश के करीब हों। अब आप हमारे साथ जुड़े गीता जी, समय इतना, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो वाकई में मदरसों से निकले हुए जो छात्र हैं वो IAS, IPS और तमाम शिक्षण संस्थानों में जाके उच्च पद पर पहुंचे हैं। क्या कुछ मदरसों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लग गई है। ये 125 साल पुराना एक्ट है और जुलाई में इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम आखिरी फैसला सुनाएगा। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन आपको बता दें 3000 B.Ed डिग्री जो छात्रधारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। 6500 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए B.Ed डिग्री वाले सरकारी शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपात्र माना। इससे तकरीबन 6 महीने पहले भर्ती हुए इन शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया। अब ये शिक्षक इधर-उधर चक्कर काट रहे हैं और नौकरी बचा लेने की गुहार कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षकों का एक समूह उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पर पहुंचा। तो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बातचीत की है इन लोगों से। कहाँ पे आप कहाँ पोस्टेड थे? मेरा पोस्टिंग कांकेर जिले में, कांकेर विकासखंड में है, इरादा में सहायक शिक्षक के पद में। और हम लोग लगभग 6 महीने से यहाँ जॉब कर रहे हैं। तनख्वाह भी 6 महीने से मिल रही थी सरकार की ओर से? हाँ, पूरी तरह से जैसे पूरी प्रक्रिया होती है, कर्मचारी ID प्रिपेयर होना, सारा कुछ हुआ, उसके बाद हमें तनख्वाह मिलना शुरू हो गया था। अभी निश्चिंत थे हम, क्योंकि सरकारी जॉब मिलने के बाद में अभी एक आ गया था कि दिमाग में कि हाँ अभी एक जॉब है हमारे पास, सिक्योर था। पुराना जॉब मैं ऑलरेडी कर रही थी, आत्मानंद में संविदा के पद में संविदा था, तो इसलिए अब जब यहाँ रेगुलर का मिला तो मैं यहाँ स्विच कर गई। तो अब मेरा वो जॉब भी जा चुका है, उसका तो कोई गारंटी नहीं है वो वापस मिलेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तो इसके बाद ये भी पूरी तरह से निरस्त हो गया। भर्ती निकली कब थी और जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो क्या कोई ऐसा क्लॉज था जिसमें आज जिसको शामिल किया गया? यही भर्ती निकली कब थी, थोड़ा डिटेल में सर। ये भर्ती 4 मई को निकाली हुई है, नोटिफिकेशन 4 मई को जारी हुआ है। 4 मई कौन सा? 4 मई 2023 को। उसके बाद 9 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 1 महीना फॉर्म भरने में हमको समय मिला है और उसके बाद 10 जून को हमारा पेपर हुआ है। तब तक ये कोई चीज़ें नहीं थी। उसके बाद हमारा 2 जुलाई को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट जारी हो गई। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान वाले केस में उनको रोका था, उनके नोटिफिकेशन को रद्द किया था कि जिसमें हम पार्टी नहीं थे। और अचानक से जब हम अगस्त के बाद हमारी नियुक्ति होती है अक्टूबर में, या लास्ट अगस्त में हमारी नियुक्ति शुरू हो चुकी थी, और अचानक से फिर हमको हाई कोर्ट का अब आदेश आता है कि आप एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गलती किसी की है और सजा किसी को मिल रहा है? क्या लग रहा है? यस सर, मेरा नाम जूही चौहान है। मैं चारामा ब्लॉक में पदस्थ हूँ सहायक शिक्षिका के पद पर। सर मैंने लोन लिया हुआ था गाड़ी के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे मांगूँ पैसे, और उधार मांगूँ पैसे, किससे मांगूँ? हमारे लिए समस्या बन चुकी है। आज हमको निकाल दिया गया है सिर्फ एक लाइन बोल के कि आप वैलिड नहीं है। किस बात पे वैलिड नहीं है? इलीगल है हम, किस बात पे नहीं है? तो अब रास्ता क्या हो सकता है? एक क्योंकि चूंकि कोर्ट का आदेश है तो इतना आसान नहीं है कि चीज़ों को कोर्ट के हिसाब से, लेकिन आप लोग के हिसाब से रास्ता क्या हो सकता है? अगर सरकार हमारे पक्ष में रखे बात सुप्रीम कोर्ट में और हमारा साथ दे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लेके हम अपनी लड़ाई लड़के और केस जीत के और नियुक्ति को कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब भर्ती निकली तो जो क्राइटेरिया तय किया गया था उसी मापदंड को पूरा करके, जितनी परीक्षाएं थी उनको पूरा करके, पास करके और मेरिट लिस्ट में आके इन लोगों का चयन हुआ है। और इनका हाँ क्या सर, जब हम लोग योग्य नहीं है तो जो NVS के पेपर होते हैं, NVS से बच्चे कैसे पास हो गए? NVS से अगर बच्चे पास हो रहे हैं यानी हमने ही पढ़ाया है तो हम योग्य हैं, तभी ना तो वो नवोदय विद्यालय परीक्षा निकाल रहे हो भी आदिवासी क्षेत्र के बच्चे। क्या हमें अगर टैलेंट नहीं है बाल मनोविज्ञान पढ़ाने का तो वो बच्चे कहाँ से पास होते? मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि हमको नहीं आता जैसे बोलना है। तो सर यही बोलूँगा कि हमको आता है, हमने टेट पास करके आया, वहाँ हमने बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। और छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बात की है नीलेश त्रिपाठी ने।
हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन जी, कई सारे स्टूडेंट के उस पर बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी पर खतरा आ गया है आदेश के बाद, सरकार क्या करने वाली है इसमें? अब इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। आप लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार भी इन्वॉल्व होगी और हमारी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय हो जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल, तो ये बृजमोहन अग्रवाल थे जो बता रहे थे कि जो बीएड का मामला चल रहा है उसमें सरकार अपनी तरफ से बीएड की जो इनको नौकरी मिल चुकी है, जिन लोगों के खिलाफ ऐसा हो सकता है कि नौकरी जाने का आशंका है, उनकी नौकरी बचाने की पूरी प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। बात राजस्थान की। अजमेर के एक स्कूल में एक बच्ची को इसलिए परीक्षा देने से रोक दिया गया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बच्ची ने आरोप बाल कल्याण समिति के सामने लगाया। बच्ची का कहना है कि स्कूल ने पहले उसे क्लास करने से रोका और फिर 12वीं के इम्तिहान से पहले बाहर कर दिया। अब इस मामले में स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। स्कूलों का काम अपने बच्चों का संरक्षण करना भी है, लेकिन अजमेर के स्कूल ने तो बच्ची को उसके साथ हुए अपराध की ही सजा दे दी। स्कूल को लगा कि ऐसी बच्ची स्कूल आई तो माहौल खराब होगा। दरअसल 10वीं में इस बच्ची को 79% नंबर आए थे। स्कूल के कहे मुताबिक वो घर पर ही रहकर 12वीं की तैयारी कर रही थी। इम्तिहान से पहले जब वो एडमिट कार्ड लेने पहुंची तो पता चला कि उसे तो स्कूल से बाहर कर दिया गया है। हालांकि स्कूल की सफाई है कि 4 महीने स्कूल न आने की वजह से उसका नाम काटा गया। तो इसी के साथ फिलहाल देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।